मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड और यूनिट सेकंड का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नथिंग, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। जब किसी मैटर के ऊपर एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और आयन उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट और एनर्जी लाइट की फॉर्म में उसके ऊपर स्ट्राइक करती है, तो मॉलिक्यूल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को यदि हम एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में स्टडी कर लें तो दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो वी कैन से दैट द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा लाइट सोर्स है दैट इज द सन। तो सन से जो भी रेडिएशन आ रही है दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वो किसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है? मैटर, एटम्स के ऊपर, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के ऊपर। तो इसी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं हम? स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स आती है। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी? क्योंकि जो मैटर है वो एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, मैटर में भी एटम और मॉलिक्यूल, it is divided into two parts. Number one, atomic spectroscopy. So the spectroscopy which deals with the study of interaction of electromagnetic radiation with atoms. यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन जो हो रही है वो एटम के साथ हो रही है, एटम गैसियस स्टेट में हो, अपनी आइसोलेटेड फॉर्म में हो, तो जब भी एटम के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन होगी तो उसकी ब्रांच की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। और यदि दूसरा पार्ट बात करें तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो द ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो उसमें जो मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस होंगे वो चेंजेस की स्टडी करने को ही बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? तो आपको मालूम है लाइट की सोर्स जो अर्थ के ऊपर है दैट इज द सन, और सन से ही लाइट धीरे धीरे वेव की फॉर्म में आती है। तो जब भी कोई लाइट या एनर्जी की सोर्स या कोई भी रेडिएशन इस तरीके से प्रोपोगेट करे कि उसके वे ऑफ प्रोपोगेशन में और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी कि जिस वे में यदि एक्स एक्सिस के अलोंग लाइट प्रोपोगेट हो रही है तो वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाए और जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। तो ऐसे किसी भी रेडिएशन या एनर्जी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो द लाइट और रेडिएशन व्हिच प्रोपोगेट इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड E is perpendicular to the magnetic field M is called electromagnetic radiation। तो यहाँ पे हम एक वेव की फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि लाइट जो है पार्टिकल की तरह भी वेव करती है और वेव, तो यहाँ पे हम लाइट की वेव नेचर की बात करेंगे। तो जो लाइट आ रही है उसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये हमने दिखाई है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन और लाइट। तो इसके दो फील्ड ये पैरेलल फेस करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ब्लू कलर से जो वेव दिखाई है इट इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड which is perpendicular to the direction of propagation of radiation, and second one जो black color से शो किया है that is the magnetic field, it is also perpendicular from the electric field and direction of the propagation। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं the radiation और light और energy which propagate in such a way that electric field is perpendicular to the magnetic field is called electromagnetic radiation। Now we have discussed about the parameters of electromagnetic radiation। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्योंकि एक वेव होती है, तो जब भी वेव मूव करती है तो ऑसिलेट होती है, तो आप जानते हैं कि वेव एक बार अप साइड जाएगी एक बार डाउन साइड। तो जो इसमें ऊपर वाले पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाले पॉइंट होते हैं जो मैक्सिमम डेप्थ होती है इज कॉल्ड ट्रफ। मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड मैक्सिमम डेप्थ इज कॉल्ड ट्रफ। तो क्रेस्ट, तो जो एडजेसेंट क्रेस्ट है इनके बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेव लेंथ। तो पहला पैरामीटर होता है हमारा वेव लेंथ व्हिच इज डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड लैम्डा। तो वेव लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और टू एडजेसेंट टफ्स इज कॉल्ड वेव लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक वर्ड लैम्डा और इसका सिंबल होता है ये वाला, सब लैम्डा बोलते हैं। तो टू एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को या टू एडजेसेंट ट्रफ्स के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम?
wavelength. It is measured in either in nanometer, picometer, एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर और माइक्रोमीटर। तो ये रिलेशन तो आप लोग को मालूम होगा, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 12 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, और इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड इन माइक्रोमीटर, देन 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर्स। वेवलेंथ के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है दैट इज कॉल्ड वेव नंबर, और वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार। न्यू बार एक ग्रीक वर्ड है, न्यू, उसके ऊपर बार लगा के इंडिकेट करते हैं। तो ये होता क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं हम, वेव नंबर बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार। न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। क्योंकि ये लैम्डा का रेसिप्रोकल है तो इसकी यूनिट भी जो होंगी वो वेवलेंथ के इनवर्स में होंगी। तो सेंटीमीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स इसकी यूनिट्स होती है। यदि वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेव नंबर कम होगा, वेवलेंथ कम होगी तो वेव नंबर ज्यादा होगा, अपोजिट होता है। तीसरे नंबर पे पैरामीटर की हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? क्या कि आप देख रहे हैं जो इंडिकेट कर रही है साइकिल, तो एक क्रस्ट और एक तरफ पूरी होने को बोलते हैं हम एक साइकिल। किसी दिए हुए पार्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है, किसी दिए हुए पार्टिकुलर पॉइंट पर एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो रही हैं, उन्हीं के नंबर को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड न्यू, जिसका सिंबल होता है ये वाला न्यू। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय लैम्डा, दैट इज इक्वल टू न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। आप कह सकते हैं यूनिट, इसकी जो यूनिट होती है वो साइकिल्स पर सेकंड यानी कि टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स, जिसको हम हर्ट्ज भी बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट हर्ट्ज ने इसको डिफाइन किया तो हर्ट्ज, इट्स यूनिट इज हर्ट्ज एजेड और सेकंड इनवर्स। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। द नेक्स्ट पैरामीटर इज एनर्जी। The light or radiation coming from the sun in the form of small packets. These small packets are called quanta. जैसा कि मैक्स प्लैंक ने बताया था कि जो एनर्जी सन से आ रही है या लाइट सन से आ रही है, रेडिएशन, वो कंटिन्यूअस ना होके स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आ रहा है, और उन स्मॉल पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा। और इन केस ऑफ विजिबल लाइट दीज क्वांटास आर कॉल्ड फोटोन। फोटोन बोलते हैं किस केस में, इन केस ऑफ विजिबल लाइट। तो अकॉर्डिंग टू Max Planck that each quanta associated with a fixed amount of energy, हर क्वांटा के साथ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होती है। तो क्या कह सकते हैं, तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था द एनर्जी एसोसिएटेड विद ए फोटोन और क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी ही फोटोन की या क्वांटा की एनर्जी कम होगी। तो हम कह सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, और E इक्वल टू h न्यू, वेयर h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 to power minus 34 जूल सेकंड। एम्पलीट्यूड, एक नया पैरामीटर एम्पलीट्यूड। तो द मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ इन ऑफ ए वेव, किसी वेव की कितनी मैक्सिमम हाइट जा रही है, कितनी मैक्सिमम डेप्थ गई हुई है, उसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। तो आप देख सकते हैं यदि ये एक वेव मोशन में जा रहा है तो ये जो मैक्सिमम हाइट गई है वेव की या मैक्सिमम डेप्थ गई है नीचे की तरफ, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हेन ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो सन से लाइट आ रही है, यदि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर कहते हैं फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो द स्पेक्ट्रम which is obtained when all the electromagnetic radiation are arranged increasing order of wavelength or decreasing order of energy is called a decreasing order of frequency is called electromagnetic spectrum। जैसा कि विजिबल लाइट में आप जानते हैं कि जब सनलाइट को एक प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं तो वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसे बोलते हैं हम डिस्पर्सन ऑफ द लाइट।
तो वो डिस्पर्स होकर एक स्पेक्ट्रम बनाती है जिसे बोलते हैं हम विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसको विवग्योर बोलते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसमें वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। पर लेकिन उससे ज्यादा वेवलेंथ की भी एनर्जी होती है, रेडिएशन होती है, और इससे वॉयलेट से कम वेवलेंथ की भी रेडिएशन होती है, जो हमें आंखों से दिखाई देती है, क्योंकि आंखों से हम केवल विजिबल लाइट को देख सकते हैं। तो जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज कर दें या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में अरेंज कर दें, तो उससे जो स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो हम जानते हैं जो सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जिनकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, वो रेज होती है कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज से ज्यादा वेवलेंथ होती है गामा रेज, गामा रेज से ज्यादा वेवलेंथ होती है एक्स रेज, एक्स रेज से ज्यादा वेवलेंथ होती है अल्ट्रावायलेट रेज, जिनको हम बोलते हैं यूवी रेज, उससे ज्यादा वेवलेंथ होती है विजिबल रेज, और विजिबल रेज के स्पेक्ट्रम को आप जानते हैं विवग्योर में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, यानी कि वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा है, रेड की एनर्जी कम है। इसके बाद विजिबल लाइट से भी ज्यादा वेवलेंथ होती है इंफ्रारेड रेडिएशन की, जिसको हम आईआर रेडिएशन भी बोलते हैं, उससे ज्यादा वेवलेंथ होती है माइक्रोवेव की, और माइक्रोवेव से सबसे ज्यादा होती है रेडियो वेव्स की। और रेडियो वेव्स को आप जानते हैं, जो भी हमारे मोबाइल के नेटवर्क आते हैं, टेलीविजन में नेटवर्क आते हैं, वो किसकी फॉर्म में होते हैं, वो रेडियो वेव्स की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोप? तो स्पेक्ट्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के इंटरेक्शन को एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में एमिट करते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। So the instrument which is used to generate the spectrum of a compound is called spectroscope और spectrophotometer। अलग अलग रेडिएशन के लिए अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रोस्कोप होते हैं, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोप, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोप। तो अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रोस्कोप अलग अलग तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है व्हाट इज द स्पेक्ट्रम। तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जब किसी मैटर, एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्ट्राइक करती है, तो उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस को यदि हम एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, जिसमें एब्जॉर्ब लाइट और एमिटेड लाइट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, उसी को बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। तो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेवलेंथ of electromagnetic radiation absorbed or emitted by molecule or atom versus intensity of absorption or emission is called spectrum. Generally there are two types of spectrum. दो तरह के स्पेक्ट्रम की बात हम करते हैं, या तो नंबर वन होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और सेकंड वन होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पहले से उस मॉलिक्यूल को हीट कर दिया गया है और वो प्रीहीटेड सब्सटेंस है या एक्साइटेड स्टेट में, तो जब वो एक्साइटेड है तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और एमिट करेगा, और जब भी एनर्जी एमिट होगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में होगी, और जो एमिटेड लाइट है यदि उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा एक ग्राफ की फॉर्म में डेवलप करें, दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसे कह सकते हैं द स्पेक्ट्रम व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द रेडिएशन emitted by a preheated or excited substance and examined by spectroscope is called emission spectrum। क्योंकि जब कोई मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होंगे। तो सपोज कोई इलेक्ट्रॉन E2 फॉर्म में था, एक्साइटेड फॉर्म में था, और इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, एमिट किया, और एमिटेड एनर्जी के बाद ये नीचे आ गया, तो जितनी एनर्जी एमिट हुई यदि इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इसका एक स्पेक्ट्रम निकालें तो दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। डेल इक्वल टू E2 माइनस E1, जो डेल इंडिकेट करेगी एनर्जी एमिटेड बाय द सब्सटेंस। दूसरे नंबर पर होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब हम व्हाइट लाइट को किसी मॉलिक्यूल के ऊपर स्ट्राइक करें तो वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी एनर्जी को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। अब उस ट्रांसमिटेड लाइट को यदि मैं स्पेक्ट्रम की फॉर्म में ऑब्जर्व करूं तो वहां पे कुछ चीजें, कुछ लाइट मेरे को मिसिंग मिलेगी। तो जो एनर्जी और रेडिएशन की सोर्स मेरे को मिसिंग मिली है उसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जो लाइट मिसिंग हो गई दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्ब्ड लाइट। फॉर एग्जांपल इसको देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द स्पेक्ट्रम व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और रेडिएशन बाय अ सब्सटेंस एंड देन एग्जामिन्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
जब कोई मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा, हाई एनर्जी। सपोज ये लाइट इसके ऊपर आई तो इसने इसको लाइट को एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया और बाकी लाइट को उसने ट्रांसमिट कर दिया। उस ट्रांसमिट लाइट को हमें पता चल जाएगा कि कितनी लाइट मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली, तो दैट्स कॉल्ड डेली। डेली इक्वल टू E2 माइनस E1, और इसी को बोलते हैं हम एनर्जी एब्जॉर्ब, और इससे जो स्पेक्ट्रम हमको मिलेगा दैट्स कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। Please like and share my videos and subscribe my channel. Thank you.